Hello, good morning, everybody. So we are doing UPSC Extra Edge series, and in this series we started with the polity subject, और उसमें हमने 22 लेक्चर्स कर लिए हैं. हमारे 2 लेक्चर्स रिमेनिंग हैं, और वो टॉपिक है जो हमारी बॉडीज होती हैं पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो हमें कवर करनी है. एंड विद दैट टॉपिक हमारा पॉलिटी पूरा कवर हो जाएगा. और हमने ये सारे लेक्चर्स सिविल विद द कास्ट यूट्यूब चैनल पे लिए हैं, और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट ऑन सिविल विद द कास्ट यूट्यूब चैनल. और जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं बॉडीज वाला, इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, दैट यू शुड बी डूइंग दीज बॉडीज इन अ कंपैरिजन फॉर्मेट. कंपैरिजन फॉर्मेट का मतलब है, मान लो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूपीएससी पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, या कैग पढ़ रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. पर इसमें हमें ट्राई करना है कि ये सारी जो बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कंपैरिजन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता हो कि जो ये बॉडी है इनमें डिफरेंसेस क्या हैं. क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आता है वो आएगा कि द कैग की जो अपॉइंटमेंट कैसे होती है, या यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है. तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है अनलेस और अनटिल यू हैव डन दैट थिंग बिफोर हैंड कंपैरिजन फॉर्मेट में, एंड द थिंग्स बिकम लिटिल इजी फॉर यू. तो उस सेंस में दीज बॉडीज शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ comparison manner. For example, in the next slide I have discussed those bodies in a chart format, ताकि आपको पता हो कि इनकी चारों की अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होती है, क्या इनका रिमूवल प्रोसेस सेम है कि नहीं है, क्या इनका टर्म सेम है कि नहीं है, ताकि पेपर में जाके कंफ्यूजन ना हो. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दोज बॉडीज फर्स्ट. और पहले ये समझ लेते हैं क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और क्या होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज. जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, these are basically established by the constitution itself, and the powers are defined in the constitution. That's why these bodies are called as constitutional bodies. For example, हमारी election commission of India, finance commission, UPSC और CAG, these all are constitutional bodies. और वैसी होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. जैसे कि ये बॉडीज बनाई जाती हैं बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. जो गवर्नमेंट का एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन, उससे ये बनती हैं. और जो ये बॉडीज बनती हैं, दीज आर एग्जांपल्स आर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फॉर एग्जांपल नीति आयोग इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड द पावर्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द गवर्निंग फ्रेमवर्क डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव. एंड कुछ बॉडीज होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आरबीआई इज बाय क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. SEBI was created by an act of parliament. So these are the examples of statutory bodies whose powers and functions are defined in that particular statute. और इसमें for example एक हमारी लोकपाल is also a statutory bodies because it was created by an act of parliament. तो उसके powers, functions और जहां से वो बना है वो act के द्वारा बना है. तो these are the broad 3 types of bodies that we have to discuss. In today's class we will discuss about the constitutional bodies, जो 4 हैं, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कैग. तो हम उन चारों को पढ़ते हैं. अब जो इनके जो फीचर्स हैं हमें कैसे पढ़ने हैं, कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनकी टर्म क्या है, कितने मेंबर हैं, कौन अपॉइंट करता है, किसको रेजिग्नेशन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजों को हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट कैग ओनली. आई विल डिस्कस अबाउट कैग का एक फीचर जो सभी में देखेंगे क्या क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अब जो बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनी है, तो इनके आर्टिकल्स भी संविधान में लिखे होंगे. फॉर एग्जांपल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल है 148 टू 151, पार्ट 5 में मेंशन है. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324 में लिखा है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं इसलिए बता रहा हूं पार्ट और आर्टिकल्स, क्योंकि यूपीएससी आजकल पूछ रही है आर्टिकल्स और पार्ट्स के बारे में. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स आल्सो, जो फैक्चुअल चीजें हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है. अगली बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इट इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 315 टू 323, उसके बारे में लिखा हुआ है, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपको लग सकता है कि इसको स्टेट बनाती होगी एक्ट के जरिए. नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम आर्टिकल 315 टू 323, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये आर्टिकल्स इनमें बने हैं ये, और ये सारी बॉडीज कैसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. अब इनके हेड क्या हैं, जैसे हमारा कैग का हेड कौन होता है, कंट्रोलर जनरल. इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर.
उनके हेड के क्या बोलते हैं हम, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये इनमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो कैग इज अ सिंगल मेंबर बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is at present is a 3-member body. One is chief election commissioner and 2 are the other election commissioners, and these are appointed by the president. ये सारे इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट कर रहा है, उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। बट मेंबर कितने होंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अभी 2 हैं, पहले 4 हुआ करते थे। कई एक टाइम पहले तो हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में एक ही मेंबर होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होते ही नहीं थे। तो आज 2 हैं, सीईसी प्लस 2 मतलब टोटल 3 मेंबर हैं, पर दैट नंबर विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेम यूपीएससी की स्ट्रेंथ को भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट इसके 10 स्ट्रेंथ है इसकी, 1 चेयरमैन 9 अदर मेंबर्स, बट नंबर विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। और इन केस ऑफ स्टेट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट विल डिसाइड। और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, बट strength is not fixed, it will be decided by the governor। इनमें प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट, इसमें एक ही मेंबर बॉडी है। और सभी को कौन अपॉइंट करेगा, इनको प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट, और उसको कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करना या कितने मेंबर होंगे वो गवर्नर का काम है, वो प्रेसिडेंट का काम नहीं है, चाहे ये बॉडी संविधान में ही है। अब आता है क्वालिफिकेशन क्या है। अब in case of CAG there is no qualification mentioned, and in case of Election Commission of India there is no qualification mentioned. But as far as UPSC and State Public Service Commission is concerned, इनमें एक कंडीशन है कि जितने भी उसके मेंबर होंगे उसके 50% मेंबर्स जो उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में लगाए हों। सेम इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कि जो 50% ऑफ मेंबर्स होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, मान लो 20 बंदे मेंबर हैं, उनमें 10 के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट की सर्विस में। टर्म क्या है, आप एक चीज समझ लें, पहली जो तीनों बॉडीज हैं, कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी, इनकी टर्म क्या है, 6 इयर्स और 65 इयर्स, जो भी पहले आ जाएगा। बट इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो टर्म है वो क्या है, 6 इयर्स और 62 इयर्स, 6 इयर्स और 62 इयर्स, जो भी पहले होगा वो होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर फीचर्स। यहां पे आपको विजिबल नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूं इसको थोड़ा जूम करके कि क्या क्या और फीचर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो मेरे को इतना जूम, उतना बोल्ड करके पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको जूम करके बता देता हूं। जैसे पहला टॉपिक है, पहले और चीजें क्या है, एक है किसको रिजाइन देंगे। तो कैग विल गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ऑल्सो गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, UPSC will give resignation to president, but in case of state public service commission resignation will be given to the governor। अगला जो फीचर आता है वो ये आता है कि इनको जो रिन्यूएबल की बात है कि इनका जो पोस्ट है उसको रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, दोबारा कोई बंदा जो पहले चेयरमैन था दोबारा चेयरमैन बन सकता है कि नहीं है। तो कैग बंदा दोबारा अपनी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, रिन्यू नहीं कर सकता, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना ही UPSC वाला बंदा, ना ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा। मतलब अगर कोई बंदा चेयरमैन है वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता, अगर कोई बंदा मेंबर है वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, तो ये समझ लें कैग क्योंकि एक ही मेंबर बॉडी है तो बंदा चेयरमैन हो गया अपने आप में, मतलब कंट्रोलर जनरल हो गया है, वो दोबारा नहीं बैठ सकता, तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्या है, 0, नॉट अलाउड। इन केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो दोबारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। पर एक कंडीशन है कि जो उसका इलेक्शन कमिश्नर का टर्म है और जो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म है उसका जो टेन्योर है वो 6 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम इन द केस ऑफ, हमें ये समझना है कि जो हमारे UPSC और SPSC हैं यहाँ पे मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट दे कैन बिकम चेयरमैन। यहाँ पे भी सेम, मेंबर्स कैन नॉट बिकम द मेंबर्स अगेन बट दे कैन बिकम द चेयरमैन। तो सेम पोस्ट पे नहीं आना है, और पोस्ट पे आ सकते हो, वो एक ही पॉसिबिलिटी है, मेंबर कैन बिकम द चेयरमैन। अब ये क्योंकि सारी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं इनका काम होता है कि सरकार के खाते पे का ऑडिट करें, और अगर इनका खाते पे ऑडिट करना है तो सरकार से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी इनकी जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं होते हैं, वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए
चाहे वो हमारा कैग हो, उसके जो सारा एक्सपेंसेस होता है वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और उसकी जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर होती है। इन केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका जो सैलरी है वो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर है। बट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड, तो वो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सैलरी विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। यहां पे भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पर सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। बट एक चीज समझ लें, यहां पे जो लिखा है हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इट इज नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां पे इसको चेंज कर लें, दिस इज अ मिस्टेक। यहां पे लिखना था नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की जो खर्चा है वो नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये नहीं है, उसमें ये नहीं होता है चार्ज। तभी इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हैं कि होना चाहिए चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पर ऐसा होता नहीं है। पर अगर हम देखें ये कहानी इंश्योर करने के लिए कि ये नहीं है, इस पर आप थोड़ा चेंज कर लें इसको। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसको नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो आता है क्या काम करता है कौन इलेक्शन कमीशन, और जो हमारा पहला बॉडी है कौन सी, जो कैग की है, इसका काम क्या होता है, ये ऑडिट करता है किसको, जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, चाहे वो कौन सा हो, कंसोलिडेटेड, चाहे वो कंटिजेंसी, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स। मतलब ये ऑडिट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डेट एंड एक्सपेंडिचर, और ये रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट में, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ में फ्रेंड एंड फिलोसफर होता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट डिटरमाइंस बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। हर सेंसस के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, बिकॉज पॉपुलेशन चेंज होती है, तो इसका काम है डिलिमिटेशन करना, इलेक्शन की मैनेजमेंट करना, नॉमिनेशंस को सुपरवाइज करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, पोल्स को कैंसिल करना, डिस्क्वालिफिकेशन पे एडवाइस करना किसको, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट एक्शन लेता है, और बहुत सारी चीजें करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये पेपर में नहीं आने वाला है। यूपीएससी का काम होता है कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। यूपीएससी आपका एग्जाम लेता है ताकि जो सिविल सर्विस में है उसका रिक्रूटमेंट मेथड कैसा होना चाहिए, कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी मैटर्स कैसे होने चाहिए। फिर ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट होता है कि भाई हर साल की कैसे हम काम कर रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट बाद में रखता है पार्लियामेंट में। सेम कहानी उसकी है, बस वहां पे गवर्नर करता है, और गवर्नर किसको रखता है, स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। कहानी वही है कि भाई आपको जो अपॉइंटमेंट करनी है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मतलब सेंटर के पोस्ट पे या स्टेट की पोस्ट में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। उसके लिए जो भी एग्जाम का पैटर्न डिसाइड करना है, जो भी कहानी है, वो यूपीएससी रिकमेंड करता रहता है टाइम बाय टाइम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है रिमूवल कैसे होता है। तो कैग इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑन 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रेसिडेंट रिमूव करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजॉरिटी। The CEC removed by the procedure similar to that of Supreme Court judge, but जो other election commission है, they can be removed by the recommendation made by the CEC by the president. तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको रिमूव करना है तो क्या करना है सर, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव करना पड़ेगा। पर अदर इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, तो उसके लिए प्रोसेस की जरूरत नहीं है। और एज फार एज हमारा जो यूपीएससी और एसपीएससी इज कंसर्न है, इसको कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट। उसको कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, उसको अपॉइंट गवर्नर करता है, पर दोनों को रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन्फर्मिटी और मिसबिहेवियर, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होती है इसको लेके। इट इज ऑल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन्फर्मिटी और मिसबिहेवियर, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। इसमें आपको पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास नहीं करनी है। इनको कौन डिसाइड करेगा, सारी कहानी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, दोनों का रिमूवल कौन करता है, दोनों का रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट अपॉइंटमेंट अलग अलग होती है। यूपीएससी की अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, रिमूवल दोनों का बाय प्रेसिडेंट। अब आता है एक और बॉडी होती है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है
जॉइंट पब्लिक सर्विस, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो स्टेट्स का एक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसीज एंड ईसीज। अब इसको एक चमल समझ लें, प्रीवियस सिस्टम ये था कि सीईसी एंड ईसीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। बाद में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि भाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे। फिर गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, उसने बोला कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे, सीजीआई नहीं बैठेगा। मतलब गवर्नमेंट का फिर डोमिनेंस हो गया है। अभी तो यही चल रहा है, कल वो कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है, द सिलेक्शन इज डन नॉट बाय द प्रेसिडेंट अलोन, मतलब गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, 3 मेंबर कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पर यहां गवर्नमेंट का डोमिनेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन अनूप बर्नवाल केस, अनूप बर्नवाल केस, उसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि थोड़ी सी इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब आता है मेन फीचर, क्या होते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो ओरिजिन है, इट इज क्रिएटेड बाय अ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक्ट के थ्रू बनती है, पार्लियामेंट बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर के बोलने पे। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं इसलिए करवा रहा हूं यहाँ पे, स्टैट्यूटरी है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी भी करवा रहा हूं। This body is a statutory body. When the state legislature recommend to the parliament, then parliament can create joint public service commission. Appointment, chairman and members are appointed by the president. Condition of service is decided by the president. अब state का गवर्नर का कोई रोल नहीं है। Resignation to the president. Term is 6 years or 62 years. Report is given to the state governors, क्योंकि state की बात हो रही है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो आपको नहीं भूलनी है। तो this is a statutory body. Just give me 1 second. Just give me a second, just a second. तो जो हम ये कर रहे हैं, आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द डिले। और हमने ये पढ़ लिया जॉइंट और ये वाला। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अटॉर्नी जनरल। तो हम ये पढ़ लेते हैं अटॉर्नी जनरल। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये संविधान के आर्टिकल 76 में एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक होता है एडवोकेट जनरल, वो स्टेट में होता है और ये यूनियन लेवल पे होता है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम अच्छे से देखते हैं कि ये 76 आर्टिकल में क्रिएटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5 में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, वो आर्टिकल 165 में है, पार्ट 6 में, पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। हेड मतलब ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है, ये मेंबर, ये सिंगल मेंबर बॉडी है, 1 पर स्टेट होता है। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इज इट द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बनता है? जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years,
या एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स और मोर, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। यही होती है क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वही उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। ये होता है क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव बीन इन जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फॉर 10 ईयर्स, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ये कहानी है। इट कैन बी, टर्म कितनी है? कोई टर्म नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, उसका प्लेजर ऑफ गवर्नर है। जब प्रेसिडेंट चाहे उसको हटा सकता है, जब गवर्नर चाहे वो उसको हटा सकता है। कंडीशंस क्या है? कौन रिजाइन, किसको रिजाइन देता है? ये प्रेसिडेंट को। ये किसको रिजाइन देगा? गवर्नर को। कैन ही बी रिन्यूड? बिल्कुल, जब मर्जी। कैन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। टेन्योर एक्सटेंड किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ना इसका कोई टर्म है, जब मर्जी चाहे इसको हटाया जा सकता है, दोबारा भी बैठ सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है। इसकी जो सैलरी है, नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिकॉज इसको पे करती है गवर्नमेंट। कोई चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडिपेंडेंस कैनॉट बी वेरिड, मतलब इसकी जो कंडीशंस को बनने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है। इट्स अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यूनियन, टू द स्टेट। ही कैन प्रैक्टिस लॉ बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही कैन प्रैक्टिस लॉ बट नॉट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट काम कर सकता है बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, कन्वेंशनली ही और शी रिजाइन्स व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी तो अपना बंदा बिठाएगी, वो भी गवर्नर को रेजिग्नेशन दे सकता है। ये डिफरेंस है अटॉर्नी जनरल में और एडवोकेट जनरल में। अटॉर्नी जनरल है तो ये पार्लियामेंट में जाके भी बैठ सकता है, वोट नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसे हर मिनिस्टर भी जाके पार्लियामेंट में बैठ सकता है, वैसे अटॉर्नी जनरल के पास पावर है, जाके कहीं भी बैठ सकता है पार्लियामेंट में, बट कैन नॉट वोट। ये इसका राइट होता है, इसके पास इतनी राइट है। ये अटॉर्नी जनरल होता है, ये एडवोकेट जनरल होता है। अब एक चीज वो डाउट आ रहा था, वो क्लियर कर देता हूं, जो पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो 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 जो, जो सैलरी है, इट इज नॉट चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आई सेड नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो पहले का कंडीशन था। तो अब जब नया लॉ आया है ना, तो उसके हिसाब से चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। किसकी सैलरी? जो सैलरी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वहां पर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले मैं यही डिस्कस करूंगा, पर अभी जो मैंने बोला था पहले नहीं, उसको चेंज कर लें। ये है ही है चार्ज ऑन, क्योंकि नया लॉ आया था, मैंने गलती से पुराने कंडीशन बता दी, लॉ से पहले वाली, ये लॉ के बाद वाली है। पर अगर कोई भी चेंज हुआ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। अब आता है हमारे पास, तो उसके बाद टॉपिक आता है अटॉर्नी जनरल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, वो कौन सा आता है उसको देखते हैं। अब हम बात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, अब आती है हमारी जो कौन सी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन, सॉरी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संविधान में लिखी हुई है, तभी हमें इकट्ठे पढ़ रहे हैं। जैसे हमने यूपीएससी, ईसीआई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग इकट्ठे पढ़े, वैसे हम तीनों को इकट्ठे पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसीज, बैकवर्ड क्लासेस। अब देखते हैं कौन कौन से एक्ट में बनी है, क्या क्या काम है, कितने मेंबर्स हैं, कितना टेन्योर है, सारी कहानी इनकी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जाके फाइनेंस कमीशन देखेंगे, वो पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। पहले हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं। अब देखें पहली बात क्या है, कौन से आर्टिकल में बनती है ये। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, इट इज बेसिकली क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 16 में बनती है। वो 338A में बनती है पार्ट 16 में, और वो बनती है 338B में पार्ट 16 में। 338, 338A, 338B ये बनी है भाई। अब हम देखते हैं कि पहले ये एनसीबीसी वो सेटअप इन 1993 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये अभी रिसेंटली 2018 में इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया है, ये अभी पढ़ेंगे। पर देखें पहले 338 प्रोवाइडेड फॉर द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर एसटीज एंड एसटीज। 1978 में नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन था, एससीज और एसटीज का दोनों कंबाइंड था। 1987 में हमने कमीशन को रीनेम किया नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, वो भी दोनों के लिए था। 65th अमेंडमेंट में 1990 में हमने मल्टी मेंबर बॉडी बनाई, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाया उसको। तो पहले एक बार ये नॉन स्टैट्यूटरी था, पहले इसका नाम था स्पेशल ऑफिसर्स फॉर एससी एसटी, फिर हमने नेशनल कमीशन बनाया और ये भी हमारा नॉन स्टैट्यूटरी था। बाद में इसको नाम दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फिर बाद में हमने इनको अलग अलग बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज 89th अमेंडमेंट से। तो आज ये दोनों अलग अलग हैं, पहले दोनों मर्ज हुआ करते थे, उससे पहले दोनों मर्ज थे, नाम अलग था और वो एग्जीक्यूटिव थे।
तो पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनी, बाद में अलग अलग होगी एससीज और एसटीज की। तो सेम बैकग्राउंड है इसका भी, कब कैसे कैसे ये बनी। कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब। ट्राइब की कहानी भी कास्ट, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही है कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। तो पूछेंगे पहले क्या स्टार्टिंग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? आंसर इज नो। पहले ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी, नाम भी अलग था, फिर नाम चेंज हुआ, फिर स्टेटस चेंज हुआ, फिर ये दोनों बाइफर्केट हुई। और कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है? 65th अमेंडमेंट और 89th अमेंडमेंट। इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, इसको इनका क्या दोनों अलग अलग कर दिया हमने। एससीज के लिए अलग बॉडी है, एसटीज के लिए अलग बॉडी है। पहले ये कंबाइंड हुआ करती थी और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी, नाम अलग अलग थे, पहले हमने नाम चेंज किया था। अब आता है इसके मेंबर्स कितने हैं। तो एक तो होता है इसका चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। सेम कहानी है इसकी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। पर उसमें क्या है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स, ये आपको समझना है। कंपोजिशन अलग अलग है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। क्योंकि ये सारी बॉडीज क्या है, यूनियन लेवल पे हैं, तो ऑल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो तीनों के जो मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और क्वालिफिकेशन कुछ नहीं लिखी है इनकी, तीनों की क्वालिफिकेशन नहीं है। टर्म क्या है इसका? 3 साल, 3 साल, इसका 3 years, नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द एनसीबीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स रूल्स। अच्छी बात क्या है, इनका सभी का 3-3 साल है, पर इनका 3 साल संविधान में लिखा है दोनों का, और इसका 3 साल रूल्स में लिखा है, जो रूल्स बने हैं उस संविधान के अंदर। और रिमूवल कौन करता है? तीनों का रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्या ये रिन्यू कर सकते हैं अपनी एक्सटेंशन? बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंसेस आर बेसिकली अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये चार्ज होते हैं। फंक्शंस क्या है? सेफ गार्ड राइट ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। अदर एस्पेक्ट्स क्या है ये समझें। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसके पास भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, इसके पास भी सिविल कोर्ट है। मतलब ये एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज एक्ट करते हैं। मतलब अगर एससीज के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, या एसटीज या ओबीसीज के, अब बीसीज के अगेंस्ट क्राइम होता है, तो दे कैन इंक्वायर दैट क्राइम, दे कैन आस्क द पीपल टू गिव विटनेस, दे कैन आस्क द पीपल टू गिव रीजंस, उनको समन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट सिंपल काम है कि भाई ये सिविल कोर्ट की तरह है, प्योर जुडिशियल बॉडीज नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, कितना टेन्योर है इनका, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी बॉडीज हैं तीनों, ये कंपेयर करके हैं, ऊपर वाली तीनों बॉडीज कंपेयर करके हैं। अब हम नेक्स्ट बॉडी पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस कमीशन। अब एक काम करें, जो ये पढ़ रहे हैं आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, अपनी कॉपी में भी इसको 5-2 मिनट में ड्रॉ कर लें, ताकि आपको ये बाद में दिक्कत ना आए कि भाई ऐसे बनाने हैं, ताकि आपको बाकी बॉडीज के भी ऐसे ही नोट्स बनाए जाएं। ये बना लिया, इसको बना लें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, ये हमने 3 बॉडी कर ली है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एनसीबीसी। उससे पहले हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, फिर जॉइंट कमीशंस, फिर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, और फिर उससे पहले पढ़ा था हमने यूपीएससी, कैग, ईसीआई और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें चेंज कर ही लें, और मैं आपको ये अपडेट कर ही देता हूँ, जो ये वाला पार्ट था, ताकि कोई डाउट ना आए, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये वाला था, इसको चेंज कर ही लें, यही है ऐसा ही। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो सैलरी है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज है, और यहाँ पे चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जो मैंने लिखा था, नॉट लिखा था ना यहाँ पे, पहले ऐसा हुआ करता था, जो एक्ट आया था 2023 में, उससे पहले इसकी सैलरी यहाँ से चार्ज नहीं होती थी, अब होती है आफ्टर 23। तो जो यहाँ लिखा है बिल्कुल सही है, जो हमने पहले नोट लिखवाया था कि नॉट चार्ज, वो गलत है, क्योंकि वो पहले ऐसे हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो मैंने आपको अपडेट करवा दिया, इसको अपडेट कर लें। तो मैंने कल क्लास में करवाना था, मैंने अभी करवा दिया है, क्योंकि चेंज आया था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फाइनेंस कमीशन के बारे में और जीएसटी काउंसिल के बारे में, और एक है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाई फाइनेंस कमीशन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल इज, अब बेसिकली ये समझें, जीएसटी काउंसिल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट्स कंपेयर दीज 3 थिंग्स। अब जो हमारा, ऐसे में 3-3 करके डिवाइड किए हैं,
जो सिमिलर से हैं, NCSC, NCST, NCBC, उससे पहले कैग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ECI। अब तीनों ये हैं, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब जो फाइनेंस कमीशन है, इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं ये थोड़े से और जाके आएंगे, 2 पन्नों में है, तो इसको देख लेते हैं। पहले, फाइनेंस कमीशन इज बेसिकली क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 कैपिटल ए पार्ट 12। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज आर्टिकल 350B पार्ट 70। ये अलग है थोड़ा सा, जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के लिए, उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफिसर बनाया ताकि जो मिनॉरिटीज है उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। वी विल सी दैट इट इज बेसिकली क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इट इज क्रिएटेड आफ्टर एवरी 5 years। क्वाजी जुडिशियल मतलब इसके बाद जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। ये आपको डाउट आएगा कि फाइनेंस कमीशन है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी कैसे होगी? नहीं भाई, ये भी लोगों को समन कर सकती है। इसको अगर फाइनेंस के मैटर में इंफॉर्मेशन लेनी है, लोगों को बुला सकती है, इसके पास वैसी क्वाजी जुडिशियल पावर है। आया समझ में? नोट करके लिख लें कि इसके पास क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ये। इट वाज क्रिएटेड इन द 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इट वाज क्रिएटेड अंडर 74th अमेंडमेंट 1956। और ये तो संविधान में ओरिजिनली था, अमेंडमेंट से नहीं आया ये ऑफ कोर्स इसका हेड कौन होता है? चेयरमैन होगा। उसका हेड कौन है? यूनियन होम फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी। उसका कौन है? कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज। इसके मेंबर्स कितने? चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं मेंबर्स? क्या होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फाइनेंस। यहां पे होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स इन रीजनल ऑफिसेस। अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड बाय प्रेसिडेंट। टर्म इज 5 years, नॉट एप्लीकेबल। वहां पे स्पेसिफाइड ही नहीं है, जितना मर्जी हो। यहां पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल तो हमेशा चलता रहेगा। रेजिग्नेशन इज डन टू द प्रेसिडेंट। वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं रेजिग्नेशन, ये अपने आप क्या मेंबर बन जाते हैं, रिजाइन करना नहीं पड़ता है, नॉट स्पेसिफाइड। रिन्यूएबल मतलब यहां के बंदे अपने आप ही मेंबर बन जाते हैं, इनको रेजिग्नेशन दे ही नहीं सकते ये, तो इसलिए लिखा है नॉट एप्लीकेबल। रिन्यूएबल मतलब एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, पर वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, वहां पे स्पेसिफाई नहीं है। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट यहां पे अलाउड ही नहीं है, वहां पे बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जो मिनिस्टर है वही मेंबर्स बनते हैं और वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। एक्सपेंसेस आर बेसिकली, जो इसके एक्सपेंसेस हैं ऑफ कोर्स यूनियन के पास से जाएंगे, इसके एक्सपेंसेस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने अपने हिसाब से जाएगा, और वहां पे सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो डिसीजन लिया जाता है एडवाइजरी कैपेसिटी ओनली, मतलब ये फाइनेंस कमीशन डिसीजन देता है, एडवाइस देता है, माना ना माना गवर्नमेंट पे है। इसमें जो 3/4 मेजोरिटी से मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग से वोट करते हैं तो माना जाता है, और वहां पे वोटिंग होती नहीं है, वहां पे जो बात होती है वो एडवाइस देते हैं। और उसके बाद आता है फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के, जीएसटी काउंसिल के और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी। इसका काम क्या है? जो राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज बचाने हैं। इसका काम है जीएसटी काउंसिल का, जो भी हमें टैक्सेस, सेस हैं, सरचार्ज हैं, क्या होने चाहिए, जीएसटी स्लैब्स क्या होनी चाहिए, या फिर कुछ स्पेशल रेट्स फॉर टू डील विद द नेचुरल कैलामिटीज, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स, ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसका काम होता है कि कैसे जो टैक्स का आया है कैसे वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड करें, वर्टिकल डेवल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, कैसे हम स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट करें, और कैसे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंशियल इश्यूज को लेके उसको हम सपोर्ट करें। तो कहने का मतलब इसका काम है टैक्सेस को डिवाइड करना सेंटर और स्टेट में, और कैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ मिलकर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट कर सकें। ये रिपोर्ट किसको देगा? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो किसको देगा? सेंटर और स्टेट्स को देगा, और वो देता है प्रेसिडेंट को थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, तो उसको देगा और रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को वो। और ये लिमिटेशंस क्या हैं? इसके रिकमेंडेशन सारी एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट माने ना माने पर जनरली मान लेती है। इसको कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट। और यहाँ कोई कहानी है ही नहीं है रिमूवल की, क्योंकि मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स हट जाएंगे तो हम हट जाएंगे, उनको वैसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। और स्पेशल प्रोविजंस आर बेसिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसका फिस्कल फेडरलिज्म प्रमोट करता है, और ये बेसिकली काम क्या करता है? टैक्सेस को लेकर काम करता है, क्या टैक्सेस लगने चाहिए, ये टैक्सेस लगाता है, ये टैक्सेस को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट में। अब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज चेयरपर्सन वॉज केसी न्यागी, 15th फाइनेंस कमीशन का एनके सिंह थे, और जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स थे 1+4, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1, a person who is specialized knowledge in finance and accounts, a person who has wider experience in financial matters, a person who has special knowledge of economics। उसके बेसिस पे 4 बंदे आते हैं, और इसका काम होता है डिवॉल्व करना। जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसने किस वेट पे डिवाइड किया था? 12.5% वेटेज टू गिवन टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 45% टू इनकम डिस्टेंस, 15% टू द पॉपुलेशन,
15% टू एरिया, 10% टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 2.5% टू टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। ये हम पढ़ते होते हैं फाइनेंस कमीशन में जाके, पर आपको ब्रॉडली समझ में आ गया क्या है फाइनेंस कमीशन, क्या है जीएसटी काउंसिल, क्या है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और उससे पहले जो 3 पढ़े हैं वो एनसीएससी, एनसीएसटी एंड एनसीबीसी, और उससे पहले हमने पढ़े हैं जॉइंट कमीशन, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, और उससे पहले हमने पढ़ लिए थे जो हमारा आइडिया है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट जो हमारी कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो हमें करनी है, ताकि वो आपको आइडिया समझ में आ जाए। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लोकपाल, और जो लोकपाल के बाद बॉडीज आती हैं जैसे सीबीसी, सीआईसी, एसआईसी, ये सारी हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो हमें करनी है, ये एक्ट के अंदर बनी हुई हैं। इसको हम कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीबीआई बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, हमें डिस्कस करनी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।